हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम जानेंगे आर्टिकल 41 से 45 के बारे में, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अभिप्राय होता है कि कुछ ऐसे अधिकार जो सरकार आपको केवल तभी प्रोवाइड कराएगी जब उसकी इच्छा होगी, जब उसके पास बजट होगा। अगर सरकार के पास बजट नहीं है तो वह यह अधिकार आपको नहीं देगी और आप इसके लिए कोर्ट में किसी प्रकार की अपील नहीं कर सकते। ठीक, तो वैसे ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 41 से 45 के बीच में कुछ बातें कही गई हैं। आइए एक एक करके जानते हैं कि क्या चीज़ें कही गई हैं। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 41 में कहा गया है कि कुछ विशेष दशाओं में सरकारी सहायता कि कुछ स्पेशल कंडीशंस होंगी जिसमें मोस्ट ऑफ द केस यानी अधिकतम संभावना है कि सरकार आपकी मदद करने का प्रयास करेगी। कब कब? शिक्षा के क्षेत्र हो तब, यदि कोई विकलांग व्यक्ति है तब, यानी व्यक्ति के बुढ़ापा अच्छे से बीत पाए उसके लिए, और यदि कोई महिला विधवा है तब। तो शिक्षा का मतलब है कि आप जैसा कि जानते हैं कि इंडिया में जो एजुकेशन पॉलिसी है वो कुछ इस प्रकार की है कि ग्रेजुएशन तक तो आदमी अगर पढ़ना चाहे तो फ्री में ही पढ़ सकता है। ठीक, क्योंकि उसकी जो फीस लगती है वो तो ऑलमोस्ट लगभग लगभग स्कॉलरशिप के रूप में वापस रिटर्न हो ही जाती है। तो यदि व्यक्ति पढ़ना चाहे तो ग्रेजुएशन तक वो निःशुल्क पढ़ सकता है। तो सरकार इस प्रकार की सुविधाएं इस समय भी आपको दे रही हैं। तो वो सरकार की इच्छा के ऊपर है। अगर सरकार कुछ समय बाद पैसा लेने लगे या फिर आपको ये सुविधाएं न दे, ठीक, तो आप इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं कर सकते। ठीक, ये बातें इसमें कही गई थी, मगर जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि शिक्षा के अधिकार को आपके 21 के क में रख दिया गया है, जो कि अब मौलिक अधिकार हो चुका है, जो कि कंपलसरी है, अर्थात सरकार आपको एजुकेट करेगी ही। ठीक, उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है दूसरी बात, विकलांगता। पहले विकलांग कहा जाता था, जिसे नरेंद्र मोदी ने विकलांग लोगों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग किया, जो कि है दिव्यांग। ठीक, जिससे कि वो लोग अपने आप को नीचा ना समझे। ठीक, तो एक उनको विशेष दिखाने के लिए एक नए शब्द का प्रयोग किया गया, दिव्यांग का। ठीक, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो व्यक्ति दिव्यांग होता है उसे हर क्षेत्र में, हर फील्ड में अलग अलग प्रकार की छूट दी जाती है। अगर रेलवे के माध्यम से कोई विकलांग व्यक्ति यदि ट्रैवल करता है तो उसकी जो फ़ी होती है वो बहुत ही कम होती है। यदि कोई विकलांग व्यक्ति किसी वैकेंसी में, यानी कोई वैकेंसी आती है जब उसमें उसका सिलेक्शन होता है, तो उनके जो मार्क्स होते हैं सबसे कम लिए जाते हैं कि कम से कम मतलब इतना मिनिमम आप लिया दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार की छूट होगी। बुढ़ापा और विधवा का मतलब, जो व्यक्ति मतलब आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, अब बुढ़ापे में व्यक्ति कितना कमा पाएगा। ठीक, यानी बुढ़ापे में तो कुछ लोगों का चलना भी मुश्किल होता है, तो वो कैसे कमा पाएंगे। अर्थात अब ऐसा भी नहीं है कि सबके बच्चे जो होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, कुछ के नालायक भी होते हैं। तो ऐसे में सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो सभी नागरिकों की देखभाल करे। तो ऐसे में सरकार जो है बुढ़ापे के लिए, आप जानते हैं वृद्धा पेंशन मिलता है कि जैसे व्यक्ति 60 से ऊपर हो जाएगा तो उसके लिए एक फॉर्म अप्लाई करना होता है। उसके बाद सरकार आपको हर 3-3 महीने पर पैसा भेजती रहती है, जिससे कि आप अपना जीवन यापन कर सकें कम से कम। ठीक, उसी तरह विधवा के लिए भी होता है कि यदि कोई महिला वर्ग है, ठीक, हाँ, तो जैसा कि बताया जा रहा था कि जो विधवा महिलाएं होती हैं, महिलाओं को रोजगार मिलने में, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में थोड़ी समस्या चलती है। अगर पुरुष विभाग है तो वो कहीं पर भी जा कर के काम अगर खोजना चाहे तो उसे मिल सकता है, मगर महिलाओं के लिए थोड़ी सी कठिनाइयाँ होती हैं। तो इसलिए जो महिलाएं अगर विधवा हैं तो सरकार उन्हें भी पेंशन देती है, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कुछ हद तक बेहतर बना सके, अर्थात अपने पर आश्रित हो सके। ठीक, तो ये हो गया आर्टिकल 41। उसके बाद आता है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में कहा गया है न्याय संगत एवं मनोचित दशा। ठीक, न्याय संगत का मतलब होता है यदि आप किसी व्यक्ति से कोई काम करवा रहे हैं तो न्याय संगत ढंग से करवाइए। न्याय संगत का मतलब है कि ऐसा लगे कि उस व्यक्ति के साथ न्याय हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, काम कीजिए, 4 घंटे काम का हम आपको देंगे 8,000 रुपये। ठीक, ये बात डील होगी। अब मगर आपने ये डिस्क्राइब नहीं किया कि उस व्यक्ति को करना क्या है। अब पता चला कि आप उस व्यक्ति से भारी काम करवा रहे हैं,
जो काम नहीं करवाना चाहिए वो भी आप उससे करवा रहे हैं, यानी उस 4 घंटे में उस व्यक्ति से 8 घंटे का काम आप निकलवा ले रहे हैं। ठीक? तो देखा जाए तो यह न्याय संगत बात नहीं है। आप कहने के लिए 4 घंटे उसे दिए हैं, मगर उसके द्वारा काम जो कराया जा रहा है वो 8 घंटे का है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सरकार ये कहती है कि आप जब किसी व्यक्ति से कार्य लीजिए, तो देखिए कि उसके साथ न्याय हो, आप उसके साथ अन्याय ना करें। ठीक, इस बात पर आपको गौर देना चाहिए। और उसके बाद मनोचित दशा। मनोचित दशा का मतलब होता है मेंटली फिट होना चाहिए व्यक्ति। मेंटली का मतलब पता चला कि आप कोई व्यक्ति काम करना नहीं चाहता है, मगर आप उस पर दबाव डाल करके, प्रेशराइज़ करके उससे कोई काम करवा रहे हैं। ठीक, किसी व्यक्ति को विवश कर रहे हैं कोई काम करने के लिए। ठीक, कि अरे इतना ही है ना, थोड़ा-सा और कर दो, उसमें क्या है। ठीक, ऐसे-ऐसे करके व्यक्ति से आप काम ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। तो आप किसी व्यक्ति से जब कार्य लें, तो देखें कि उस व्यक्ति के साथ आप न्याय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वह व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो मेंटली कैसा है, यानी मेंटली वो उस वर्क को करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। ठीक, आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर रहा है मालिक, तो भी आप सरकार के खिलाफ़ कोई केस नहीं कर सकते, यानी उस व्यक्ति के खिलाफ़ कोई केस नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। परंतु गवर्नमेंट, हमारा संविधान कहता है कि आप भारत के नागरिक हैं, आपको इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। ठीक? इसी के अंतर्गत आता है प्रसूति सहायता। देखिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। प्रसूति सहायता का मतलब होता है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव क्या होता है कि जब कोई महिला कहीं पर कार्यरत है, किसी ऑफिस में काम कर रही है, किसी फैक्ट्री में काम कर रही है, तो जब उसकी उसके डिलीवरी का समय आता है, ठीक, यानी उसे बेबी होने वाला है और डिलीवरी का समय आता है, तो 3 महीने पहले, डिलीवरी से 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक उस महिला को छुट्टी दी जाएगी। ठीक? ऐसा कहा गया है कि उस महिला को 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक छुट्टी देनी चाहिए। ठीक? ऐसा हर कंपनी को, हर ऑफ़िस को करना चाहिए, परंतु हर जगह होता नहीं है। ठीक? बहुत, यानी बहुत ज़्यादा करेंगे तो अधिक से अधिक 1 आध महीने की छुट्टी दे देते हैं, बस उतना ही। और सरकार तो ये कह रही है कि आप कम से कम उस महिला को 3 महीने पहले छोड़ दीजिए और बेबी होने के 3 महीने बाद तक उससे कोई काम मत कीजिए, और जिस दौरान जब वो छुट्टी पर है तो उसकी जो सैलरी है वो आपको दे देनी चाहिए। ठीक, सरकार का एजेंडा ये है, वो उसकी अप्रोच इस प्रकार की है। ठीक, सरकार हमें ऐसा करने के लिए कहती है, मगर अधिकांश लोग करते नहीं हैं। जैसे मैटरनिटी लीव होती है, उसी एक एक तरह होते है पैटर्निटी लीव, उसे कहा जाता है पैतृक लाभ। ये होता है मातृक लाभ और ये होता है पैतृक लाभ। पैतृक लाभ में, अब जैसे अगर कोई महिला शिशु को जन्म दे रही है, तो अब वो घर के काम वगैरह तो कर नहीं पाएगी। तो जो हस्बैंड होता है उसका, उसकी केयर करने के लिए उसके पास होना चाहिए उस समय, ठीक? उससे बात करने के लिए उसके पास समय होना चाहिए। यदि उस व्यक्ति को रोक करके आप दिन भर काम करवाएँगे, तो रात में जाने के बाद बेचारा क्या बात करेगा? ठीक? क्या टाइम बिताएगा अपने फैमिली के साथ? तो यानी जो ऑफ़िशियल वर्क है, यानी जितने भी संस्था हैं, उनको ये चाहिए कि अगर कोई भी महिला, जैसे शिशु होने वाला हो, उसे 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक का रेस्ट देना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति है जो कि पिता बनने वाला है, तो उसे 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक की छुट्टी देनी चाहिए, और इस छुट्टी के दौरान उनका वेतन नहीं कटना चाहिए। तो ये होता है मातृक लाभ और पैतृक लाभ। ऐसा अप्रोच रखती है गवर्नमेंट हमारी, परंतु अभी हम लोगों के पास, यानी जो सरकार है उसके पास उतना इनकम नहीं है कि वो इन चीज़ों को अप्लाई कर पाए। ठीक, ऐसी अभी कंडीशंस नहीं बन पा रही हैं, तो इसलिए इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है। फिर कहा गया है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में कहा गया है निर्वाह योग्य मजदूरी। निर्वाह योग्य मजदूरी का मतलब, आप किसी व्यक्ति को यदि काम कराने के लिए ले जा रहे हैं, तो उसे निर्वाह योग्य का मतलब होता है कम से कम इतनी सैलरी तो दीजिए कि वो जी ले। पता चला कि आजकल महंगाई का दौर इतना है कि यदि आप एक टाइम का खाना खाना चाहें तो 50 रुपये कम से कम लगेंगे। दाल, चावल, सब्जी अगर आप खाना चाहें, तो उसमें कम से कम एक व्यक्ति के लिए 50 रुपये लगेंगे, और आप उस व्यक्ति को काम करा रहे हैं 2 दिन, और 2 दिन के बाद 50 रुपये दे रहे हैं। तो बताइए उसमें वो क्या खा पाएगा? क्या जी पाएगा? कैसे चलेगा?
ठीक। तो निर्वाह योग्य मजदूरी का मतलब होता है आप किसी व्यक्ति को कम से कम इतना पैसा दीजिए, ठीक, कि उसका जीवन यापन सही से हो पाए। ऐसा नहीं कि बेचारे से काम करवा रहे हैं और जानते हैं कि मजबूरी में काम करने आया, थोड़े से पैसे में ही घसका देते हैं, काम सरका लेते हैं, हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, आपको उस व्यक्ति का ध्यान देना चाहिए और कम से कम मिनिमम सैलरी इतनी देनी चाहिए कि वो जी सके, वो भोजन का प्रबंध कर सके, अपने निवास का प्रबंध कर सके, ठीक, इतना। और इसी के अंतर्गत 43 में क और ख दो बातें जोड़ी गई हैं। क में कहा गया है कामगारों की साझेदारी। कामगार का मतलब होता है कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी ऑफिस है, ठीक, तो उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, यानी कि उस ऑफिस को, ठीक, या उस कंपनी को ये चाहिए कि वहाँ के जो कामगार हैं, अर्थात वहाँ के जो लेबर हैं, ठीक, या वहाँ पर जो वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक, उन लोगों की राय लेनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि कौन सा, मतलब हम यहाँ के मैनेजर हैं, ठीक, हम यहाँ के मालिक हैं, वो बात ठीक है, परंतु कुछ ऐसा समय होगा जो सभी लोग चाहते होंगे कि इस समय पर अगर ऑफिस खुलता तो हम लोग एक बेहतर एनर्जी के साथ काम करते और अच्छा काम करते। पता चला किसी का 4 बजे उठने का मूड नहीं है और आप 5 बजे लोगों को ऑफिस में बुला रहे हैं, तो लोग उतनी एफिशिएंसी के साथ कार्य नहीं कर पाएँगे। इसलिए सरकार कहती है कि आप उनसे वार्तालाप कीजिए, समय के बारे में, छुट्टी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी राय-मशवरा लीजिए उनसे। ठीक, ज़रूरी नहीं कि आप एग्ज़ैक्ट वैसा ही कीजिए, मगर आपको कम से कम इतना करना चाहिए उनसे बात वगैरह। और फिर इसके क में कहा गया है कोऑपरेटिव कम्युनिटी। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारी समिति। सहकारी का मतलब होता है जब सभी लोग मिल कर के, ठीक, कोई कम्युनिटी को चलाते हैं, तब उसे कहा जाता है सहकारी। कहने का मतलब उन लोगों को ऐसा फ़ील कराइए कि ये कंपनी मैं नहीं चला रहा हूँ, आप सब और हम सब मिलकर के इस कंपनी को चला रहे हैं। कुछ इस प्रकार का, ठीक। उनकी राय वगैरह लीजिए, उनके विचारों को लीजिए और उस प्रकार से आप कोई डिसीज़न वगैरह रखिए। ठीक, तो ऐसा हर कंपनी को चाहिए, ऐसी अप्रोच रखनी चाहिए, ऐसा हमारा भारतीय संविधान कहता है। ठीक, तो ये हो गया आर्टिकल 43। जैसे कि आप इसका एक एग्जाम्पल भी है, जैसे नरेगा का देख लीजिए, ठीक। अगर उत्तर प्रदेश या बिहार की बात की जाए तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति एक दिन नरेगा करता है, ठीक, तो नरेगा में काम करने का उसकी जो सैलरी है वो एक दिन की कितनी होती है, 203 रुपये या 205 रुपये। ठीक, सोचिए, एक दिन वो काम करेगा, सुबह जाएगा 7-8 बजे और शाम को लौट कर आएगा 5-6 बजे। इतना वर्क करने के बाद उसे क्या मिलेगा, 203 रुपये मात्र। सोचिए कितनी कम सैलरी है, ठीक। और उसके बाद अब यही दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में मनरेगा वाला काम चलेगा, मगर वहाँ पर एक दिन की जो सैलरी है वो एक को दी जाती है 500, 800 रुपये सैलरी है, ठीक। 800 रुपये सरकार दे रही है। तो कहा गया कि ये सारी जो नीतियाँ हैं या ये सारे जो राइट्स हैं, वो आपको सरकार अपनी इच्छा से देगी। अगर उनके पास बजट है तो वो ये सुख सुविधाएं आपको देगी, नहीं है तो नहीं देगी। दिल्ली में पैसा अधिक है, केजरीवाल बाँट रहे हैं तो सभी लोगों को मिल रहा है 800 रुपये। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और 200 रुपये मिल रहे हैं, ठीक। तो अब ऐसा नहीं कि इनमें योगी जी की या फिर केजरीवाल जी की गलती, उसमें कुछ नहीं, वो सरकार के बजट के ऊपर है कि सरकार जैसा बजट पास करेगी उसी के हिसाब से काम होगा। बजट है तो सरकार आपको अधिक सुविधाएं देगी, नहीं है तो कम सुविधाएं देंगी। तो ये उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक। आर्टिकल 43 हो गया। अब देखते हैं आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में कहा गया है समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता, उसे यूसीसी कहा जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक। इसके अंतर्गत ये बात कही गई थी कि हमें एक ऐसा कानून पास करना चाहिए, ठीक, जो कि ये निर्धारित करे कि विवाह करने का तरीका, तलाक लेने का तरीका, वसीयत का तरीका और किसी को एडॉप्ट करने का यानी गोद लेने का जो तरीका हो वो एक होना चाहिए, ठीक। यानी आप देखेंगे भारत में विवाह की कंडीशन देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति है कि उसे एक भी नहीं मिल रही है, बेचारा जीवन भर वैसे ही बैठा रह जा रहा है। और कुछ ऐसे हैं जो 3-3 रख कर बैठे हुए हैं, ठीक। और तलाक में भी वही बात है कि अगर बेचारे का सौभाग्य अच्छा हुआ तो ठीक है, यानी लड़की तो अच्छी है मगर पति हरामी मिल गया है, 2 महीने नहीं लगेंगे और उसे तलाक दे देगा, यानी उसका जीवन पर खतरा है, ठीक। यानी कि तो सरकार ऐसा चाहती है कि कुछ ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें तलाक लेने
ये वसीयत वगैरह, शादी वगैरह, इन सब के लिए एक अलग से कानून बना दिया जाए कि सब लोग इसी प्रकार से चलेंगे। ये मनमाने ढंग से लोग कर रहे हैं तो अधिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक, तो ऐसा कानून लाने का विचार कर रही थी कौन? सरकार। और जानते हैं आप, यूसीसी अब अप्लाई भी हो गया, लागू भी हो गया है। पहले ये किस में था? अनुच्छेद 44 में है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था। सरकार ऐसा चाहती थी कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए, अब वो बन चुका है और भारत में लागू भी है। ठीक, तो विवाह का मतलब है कि विवाह करने की जो प्रक्रिया होगी वो सबकी एक जैसी होगी, यानी जो बहु विवाह की प्रक्रिया है उसे बंद कर दिया जाएगा कि एक व्यक्ति 4-4 शादियां कर रहा है, अब वैसा नहीं होगा। तलाक लेने का जो तरीका है वो फिक्स कर दिया जाएगा कि तलाक देखो, तलाक ऐसे ही लिया जाएगा। वो 3 तलाक वाला मैटर तो आप जानते हैं ख़त्म हो गया है, तलाक 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 वाला। ठीक, कभी तलाक पर वीडियो बनाएंगे, आपको समझाएंगे कि कौन सा तलाक अभी भारत में चलता है और कौन सा तलाक समाप्त हो चुका है। ठीक, तो जो इंस्टेंट तलाक होता है, इंस्टेंट तलाक का मतलब कि जिसमें केवल व्यक्ति को बोलना होता है कि गुस्सा आ गया, यानी पत्नी खाना बना कर लाई और मान लीजिए बिरयानी है, बिरयानी में मिर्चा अधिक हो गया, बस क्रोधित हो गया, बेगम तुमने आज तक हमें कभी अच्छी बिरयानी नहीं खिलाई, अब हम दूसरी बेगम लाएंगे, हम आपसे आपका निकाह रद्द करते हैं, तलाक तलाक तलाक। बेचारे का जीवन खत्म। ठीक, अब क्या होगा? तो सरकार ने कहा है कि जनाब अब ऐसा कोई बात नहीं है, ये इंस्टेंट 3 तलाक वाली बात जो है वो समाप्त हो चुकी है, अब आप ऐसे तलाक नहीं ले सकते। उसके लिए प्रोसीजर होता है, 2 प्रकार के तलाक होते हैं। एक में आपको 2-3 बार मिलाया जाएगा साथ में और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आप लोग सहमत हैं, तलाक होगा कि नहीं होगा। 2-3 बार में सहमत हो गए तो ठीक है, तीनों बार सहमत हुए कि नहीं तलाक लेना ही है तो अलग हो जाएंगे। उसके बाद वसीयत। अब देखिए, वसीयत मतलब हिंदू धर्म में तो ठीक है कि हिंदुओं में क्या होता है कि दादा की वसीयत है पिता को मिलेगी, पिता की वसीयत है पुत्र को मिलेगी, पुत्र के पुत्र को मिलेगी। ऐसे दादाजी हैं, पिताजी मर गए तो अब उसके बाद किसे मिलेगा? पोते को ही मिलेगी, ऐसा। मगर इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं है। इस्लाम धर्म में ये है कि जो वसीयत का मालिक होता है वो पुत्र होता है, केवल और केवल पुत्र होता है, पुत्र के अलावा कोई नहीं होता। पुत्र का मतलब एक मान लेते हैं सन है, ये फादर जी हैं और ये ग्रैंडफादर जी हैं। ठीक, अब इनके अनुसार इनकी जो संपत्ति का वारिस है वो ये होगा जो कि इनका सन है, और इनके अनुसार इनकी संपत्ति का वारिस ये है। ठीक, कि दादाजी की संपत्ति पिताजी रखेंगे, पिताजी की संपत्ति हम रखेंगे। बाई चांस मान लेते हैं कि यहाँ से पिताजी टपक गए बीच में ही। ठीक, पिताजी खत्म हो गए तो अब संपत्ति का वारिस किसे बनाना चाहिए? उसके ग्रैंडसन को, ठीक, उसके पोते को बनाना चाहिए। मगर इसमें कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सोचिए कितनी समस्या है। देखिए, तो कहा गया कि उसमें क्या था कि अगर पिताजी की संपत्ति है तो वो जो दादाजी की संपत्ति है वो मिलनी चाहिए पिताजी को, और पिताजी की जो संपत्ति है वो मिलेगी पोते को, अरे उसके पुत्र को। तो अगर बाई चांस अगर पिताजी को कुछ हो गया, ठीक, और पिताजी नहीं रहे, तब ये तो संपत्ति मिलनी चाहिए अब उसके ग्रैंडसन को, यानी नाती को मिलनी चाहिए। मगर ऐसा नहीं होता है, उसमें ये कहा गया है कि संपत्ति का वारिस केवल पुत्र होता है और कोई नहीं हो सकता। तो सोचिए कितनी समस्या वाली बात है। ठीक, तो इसमें ये कह दिया गया कि इसमें भी बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं, बहुत सारे कागज़ वगैरह इधर-उधर करने पड़ते हैं, बहुत दिक्कत होता है। तो इसमें ये कह दिया गया कि अब ऐसा कानून बनाया जाएगा जिसमें वसीयत सबकी एक जैसे बनेगी। ऐसा नहीं कि किसी का ऐसा चल रहा है कि अगर घर का वो वंशज है तो अगर पिताजी नहीं रहे तो क्या होगा? अब इस संपत्ति को पुत्र लेगा, यानी उसका नाती लेगा। ठीक, और किसी में कहा जा रहा है कि नहीं, नाती को नहीं मिलेगा, पिता को ही मिलना था, अब ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ये सारी झंझट वाली चीज़ें नहीं चलेंगी। उसके बाद गोद लेने की बात है। गोद लेने का मतलब है कि आप किसी को एडॉप्ट करते हैं, अनाथालय से लेते हैं, तो उसके लिए कहा गया है कि आप जब कभी भी किसी को अडॉप्ट करेंगे वो आपसे 21 वर्ष क्या होगा? उम्र में छोटा होगा। ठीक, कि यानी आपकी उम्र 22 वर्ष है तो आप अनाथालय से 1 वर्ष के लड़के या लड़की को उठा सकते हैं। आपकी उम्र यदि 50 वर्ष है तो आप अनाथालय से 50 है, 50 में से 21 घटाइए, यानी बचा कितना?
तो ऐसा कि बच गया आपका 20, अरे कितनी एज है आपकी, 50 की। तो 50 की एज है तो 50 में 21 वर्ष छोटा कर दीजिए। तो 50 में 21 वर्ष यदि छोटा कर देंगे, 50 में 21 वर्ष छोटा, तो 9, 4 में से 2 गया तो 29 वर्ष। कितने वर्ष के व्यक्ति को ले सकते हैं, यानी कम से कम ऐसे शिशु को ले सकते हैं जिसकी आयु कितनी होगी, 29 वर्ष। अब वो लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है। तो ये 21 वर्ष छोटे का मतलब क्या है, इतना छोटा क्यों रखा गया है? क्योंकि लोग इसका मिसयूज न करें। कैसा मिसयूज? जैसा कि आपको बताया गया, भारत में कई प्रकार के आपके नमूने देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे जिनके पास 4-4 बीवियाँ हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिनको मिल नहीं रही है। तो जिनको नहीं मिल रही है, अब वो क्या करेंगे? कहेंगे कोई बात नहीं, चलते अनाथालय से लाएंगे एक लड़की, ठीक। ये गए अनाथालय से और कोई एक लड़की उठा के लेकर चले। मान लेते ये 25 वर्ष के हैं और लेकर आए कितने की, 23 की। अब बताइए, 25 वर्ष का पुरुष 23 वर्ष की स्त्री को लेकर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, उसे पालने के लिए लेकर आएगा? नहीं लेकर आएगा। पता चला कि ला लाकर सब क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, ठीक। तब तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा। कुछ व्यक्ति शादी भी करेंगे, कुछ गंदी नियत वाले हो सकते हैं, तो कुछ और भी हो सकता है, ठीक। तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न न हो, इसीलिए कहा गया कि गोद लेने का जो प्रावधान है वो 21 वर्ष छोटे का है। कि आप जब कभी भी किसी बच्चे को गोद लेंगे तो वो आपकी एज से 21 वर्ष क्या होगा, छोटा होगा। यानी आपके और उसके एज के बीच में जो डिफरेंस है वो 21 वर्ष का होगा, ठीक। तो ये बातें हो गई। फिर उसके बाद लास्ट में आता है आर्टिकल 45। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क देनी चाहिए, ठीक। हम क्या देंगे, यानी उसे, इसमें केवल ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की जो शिक्षा है वो अनिवार्य है, ठीक। अब ऐसा तो नहीं कि अगर सरकार शिक्षित नहीं कर रही है तो आप सरकार पर कोई केस कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। परंतु अब कहा गया कि संविधान में किया गया 86वां संशोधन सन 2002 में, और इसको डाल दिया गया अब उठा करके 21 के क में। ये जो अनुच्छेद 45 है वो कहाँ चला गया है, अनुच्छेद 21 के क में। और जानते हैं जो अनुच्छेद 21 है वो मौलिक अधिकार है, अर्थात अब वो कंपलसरी है, सरकार आपको एजुकेट करेगी ही। RTE, राइट टू एजुकेशन, ठीक। 86वां संशोधन सन 2002। अब ये हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ना करके अब ये हमारा कौन सा अधिकार बन गया, मौलिक अधिकार है, ठीक। तो ऐसे ही होगा कि जब जब ऐसे कंडीशंस आएंगी, सरकार के पास बजट होगा, पैसा होगा, देश जैसे जैसे प्रगति की ओर बढ़ेगा, तो ये सारे जो अधिकार हैं अभी दबे हुए हैं वो धीरे धीरे निकाल करके आपके मौलिक अधिकारों में जोड़ दिए जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया। तो इसी के साथ साथ एक और बात कही कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आप एजुकेशन तो फ्री दे रहे हैं, मगर 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ की केयर करने का भी जो जिम्मेदारी है वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, सरकार के पास है। कि 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे, शिशु होंगे, उनकी देखभाल सरकार करेगी। तो जैसा आप जानते हैं कि आंगनबाड़ी की व्यवस्था चलती है, ठीक। जो एनएम वगैरह होती हैं वो शिशु को जन्म दिलाना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना, ठीक। यानी माता को उचित आहार के बारे में बतलाना, समझाना, इन सब चीज़ों की देखरेख के लिए सरकार बहुत सारे काम करती है, ठीक। उनको टीका लगवाना समय समय पर। तो ये हो गया सरकार के काम। तो आज हमने पढ़ा आर्टिकल 41 से लेकर के आर्टिकल 45 तक। आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो चीज़ें ना समझ में आई हो उसे कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।